सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रहे थे बेटा, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जिसके बारे में अपने बात कर ली थी। जो वीडियो आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मिल जाएगी बेटा, आगे इससे आगे की अपन बात करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा बेटा, अपन ने जो बात करनी थी यहाँ पे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि सेल साइकिल जो सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन में अपन ने बात कर ली थी बेटा कि कोशिकाएं जो होती है वो कोशिकाएं जनक कोशिका विभाजित होकर के दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, तो उसी को कोशिका विभाजन बोलते हैं। कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र के बारे में बताया था कि कोशिका चक्र जो होता है बेटा, उस कोशिका चक्र के बारे में बता दिया था कि कोशिका विभाजन में होने वाली जितनी भी समस्त क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को किस नाम से बेटा, कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। इन क्रियाओं के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि ये जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं में था अपने पास में जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन दो चरणों में कंप्लीट होता है, जिसमें अपने पास में था एक तो था अंतरावस्था और एक थी अपने पास में विभाजन अवस्था या फिर एम फेज की बात कर ली थी अपन ने। इस एम फेज में अपन ने बात कर ली थी कि जो कोशिका विभाजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो मेथड के द्वारा होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में होता क्या था बेटा अपने पास में कि केंद्रक विभाजन होता था सबसे पहले, उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता था। और जो अंतरावस्था जो होती थी जिसमें जीवन फेज, एस फेज और जीटू फेज पाई जाती है, जिसे विश्राम अवस्था के नाम से भी जानते हैं अपन, यानी कि कोशिका इसमें अपनी तैयारी विभाजन के लिए पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद अपन ने कोशिका विभाजन की बात करी थी, कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन के प्रकार जो बताए थे, प्रकार में मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका विभाजन होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार का रहता है। कौन सा? फर्स्ट नंबर असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। सेकंड नंबर बताया था बेटा आपको समसूत्री विभाजन, और थर्ड नंबर बताया था आपको अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इनको किस नाम से बेटा? अमाइटोसिस के नाम से। असूत्री विभाजन यानी कि अमाइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये होता है बेटा मियोसिस डिवीजन। तो इस प्रकार से तीन विभाजन पाए जाते थे, जिसमें अपन ने असूत्री विभाजन की बात कर ली थी बेटा कि असूत्री विभाजन जो होता है वो असूत्री विभाजन में जो केंद्रक होता है और जो कोशिका द्रव्य होता है, उन दोनों में विभाजन होता है खांच के द्वारा, यानी कि दोनों एक साथ विभाजित हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन में जब जनक कोशिका विभाजित होती है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो अपनी जनक कोशिका के बिल्कुल समान रहते हैं, और वो जो कोशिका होती है वो डिवाइड होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो मातृ कोशिका के बिल्कुल समान रहती है। इसके बाद अपने बात कर ली थी कि इसके में समसूत्री जो विभाजन जो था, समसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं थी वो अवस्थाएं अपन ने विश्राम अवस्था यानी कि इंटरफेज अंतरावस्था और विभाजन अवस्था दोनों पढ़ ली थी अपन ने। विभाजन अवस्था में अपन ने अंतरावस्था में बात कर ली थी जीवन फेज, एस फेज और जीटू फेज, और इसके अलावा विभाजन अवस्था में अपन ने बात कर ली थी बेटा केंद्रक विभाजन की बात कर ली थी। केंद्रक विभाजन की जो अवस्थाएं होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इन तीनों की तीनों अवस्थाओं की जब अपन ने बात कर ली थी तो बात करने के बाद में क्या था बेटा अपने पास में कि जब तीनों अवस्थाओं की बात कर ली थी, यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जब इन अवस्थाओं के बारे में बात कर ली थी, यानी कि जो कोशिका थी उस कोशिका का केंद्रक विभाजन हो चुका था, यानी कि केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद समसूत्री विभाजन में एक टॉपिक बचा हुआ था अपने पास में कि कोशिका द्रव्य विभाजन, क्योंकि जब अपने पास में केंद्रक का विभाजन हो चुका है तो इसके बाद आवश्यकता होती है कि कोशिका द्रव्य विभाजन हो, तब जाकर क्या होता है बेटा अपने पास में कि जो कोशिका होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो अब इसके बाद बात करेंगे आगे कि हमने बात करी थी बेटा कि जो भी विभाजन होगा उस विभाजन से रिलेटेड यदि अपन बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, इसके लिए मैंने बताया था आपको कि जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो जब जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में समसूत्री विभाजन पाया जाएगा तो समसूत्री विभाजन में अपन बात करें कि कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, इस कोशिका द्रव्य विभाजन की यदि अपन बात करें तो पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में दोनों में पाया जाता है बेटा। पादप कोशिका, सेकंड नंबर बात करें जंतु कोशिका यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये पाया जाएगा। पादप कोशिका में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है उसकी विधि होती है बेटा कोशिका पटलिका विधि, कोशिका पट या पटलिका विधि। और यदि बेटा जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका की जो विधि होती है कोशिका द्रव्य विभाजन की, इसको बोलते हैं अपन कोशिका विभजन विधि, कोशिका
विदलन विधि या फिर इसे कोशिका खांच विधि के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका खांच विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है बेटा। तो अपन इसकी बात करते हैं कि सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है बेटा? अपने पास में कोशिका पटलिका विधि के द्वारा होता है। और जंतु कोशिकाओं में जो होता है वो कोशिका विदलन विधि या कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है। तो अपन फर्स्ट नंबर विधि की बात करते हैं बेटा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन कैसा होता है। तो अपन यदि इसकी बात करें तो पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पटलिका विधि। तो कोशिका पटलिका विधि की बात करेंगे तो टॉपिक डालेंगे अपन कोशिका पटलिका विधि। फर्स्ट नंबर कोशिका पटलिका विधि, जिसमें पढ़ने बिठाई अपन कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका पटलिका विधि। ये पाई जाती है बेटा पादपों में, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन की ऐसी विधि जो कि पादपों में पाई जाती है उसे कोशिका पटलिका विधि के नाम से अपन जानते हैं। अपन यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि जो अपने जो कोशिका विभाजन की समसूत्री विभाजन की जो प्रावस्थाएं बनती है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में जो कोशिका थी, ये कोशिका अपने पास में इस कोशिका में क्या हुआ था बेटा? अपने पास में डिवीजन हो चुका था, यानी कि जो कोशिका थी उसमें कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होने के कारण से यहाँ पर दोनों ध्रुवों पर क्या हुआ था बेटा? दो केंद्रकों का निर्माण हो चुका था अपने पास में। दो केंद्र अपने पास में बन चुके थे जिनको अपन किस नाम से जानते हैं? पुत्री केंद्र के नाम से जानते हैं, पुत्री केंद्र। और इसमें भरा हुआ जो कोशिका द्रव्य था ये कोशिका द्रव्य था। तो यहाँ पर अपन ने जो विभाजन प्रावस्थाएं थी, विभाजन प्रावस्था होती है टेलोफेज अवस्था की, वहां तक अपने बात करनी थी कि जो अपने पास में कोशिका थी उस कोशिका में दो केंद्रों का निर्माण हो चुका था, ठीक है बेटा। और ये इसमें पाया जाने वाला जो कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं बेटा कि इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका उपस्थित होते हैं। ये होती है अपने पास में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो इसमें होता क्या है बेटा कोशिका पटलिका विधि में कि ये जो अपने पास में कोशिका द्रव्य होता है इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि गोलिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। ये सभी जो कोशिकांग होते हैं ये सभी कोशिकांग धीरे धीरे कहां आ जाते हैं बेटा? कोशिका इस कोशिका के मध्य भाग में आकर जमा होना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये जो कोशिका होती है इस कोशिका के मध्य भाग में ध्रुवों पर तो क्या पाए जा रहे हैं? अपने पास में केंद्रक पाए जाते हैं। और ये जो पार्ट होता है बेटा इस पार्ट पर कोशिका द्रव्य बना होता है संपूर्ण में। और जो इसमें पाए जाने वाले जो कोशिका होते हैं वो कोशिका इसके मध्य भाग में आकर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये मध्य भाग में आकर जमा होना शुरू कर देते हैं। कौन कौन सा बेटा? गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं अपन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि जो पार्ट होते हैं वो यहाँ पर आकर जमा होना शुरू कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? अपने पास में कोशिका पट्ट का निर्माण हो जाता है या कोशिका प्लेट का, जिसे अपन सेल प्लेट के नाम से भी जानते हैं, सेल प्लेट। और ये जो विधि होती है इसको सेल प्लेट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, सेल प्लेट मेथड इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर अपने पास में कोशिका पटलिका या कोशिका पट्ट या फिर सेल प्लेट का निर्माण हो चुका होता है और धीरे धीरे ये पदार्थ यहाँ पर जमना शुरू होते हैं और जमते जमते यहाँ पर क्या होता है बेटा? एक पटलिका का निर्माण हो जाता है। और इस पटलिका का निर्माण होने के कारण से जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य क्या होता है बेटा? वो कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस सेल प्लेट को यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी के द्वारा जो सेल प्लेट का निर्माण किया जा रहा है इस सेल प्लेट के द्वारा भी क्या होता है बेटा? इस सेल प्लेट को फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, इस नाम से फ्रेगमोप्लास्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रेगमोप्लास्ट। यानी कि जब गोल्जी बॉडी के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा यानी कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है बेटा कि यहाँ पर होता है अपने पास में सेल प्लेट का जो निर्माण होना शुरू हो जाता है, इसलिए सेल प्लेट को इस नाम से फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट होती है बेटा इस फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट इनका स्खलन किया जाता है और ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट होते हैं ये इस कोशिका पटलिका को स्थायित्व प्रदान करते हैं। और जो कोशिका होती है वो कोशिका धीरे धीरे इस कोशिका से प्लेट का निर्माण होने के बाद में ये जो कोशिका होती है ये कोशिका अपने पास में दो भागों में बट जाती है और क्या करती है बेटा? दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर देती है।
यानी कि अपने पास में जो था कि एक कोशिका जो बनी थी बेटा, उस एक कोशिका से विभाजन के द्वारा अपने पास में जिसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ था, उस कैरियोकाइनेसिस के फलस्वरूप क्या हो गया था, अपने पास में दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो गया था। जब दो पुत्री केंद्रक बन जाते हैं तो इसके बाद में कोशिका द्रव्य प्रावस्था आती है। कोशिका द्रव्य विभाजन प्रावस्था में होता क्या है अपने पास में कि जो पालकों में पाई जाती है सेल प्लेट मेथड के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे बीच में ट्रेकोब्लास्ट यानी कि सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है और ये जो कोशिका होती है वो दो भागों में बट जाती है। इन दोनों कोशिकाओं को ही अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, पुत्री कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। यानी कि ये दो बन जाएगी अपने पास में डॉटर सेल्स, यानी कि पुत्री कोशिका। यानी किस प्रकार से इसमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या मात्र कोशिका के बिल्कुल समान होती है। तो अपन ये प्रश्न पर बात होती है बेटा अपने पास में कि कोशिका पट्टिका विधि। तो कोशिका पट्टिका विधि की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे सेकंड नंबर जो चरण है अपने पास में, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, उस जंतु कोशिकाओं में पाई जाने वाली जो सेल प्लेट मेथड नहीं पाई जाती, उसमें कोशिका विभाजन या कोशिका खांच विधि के द्वारा उसमें क्या होता है बेटा, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो हम बात करते हैं बेटा सेकंड नंबर कोशिका विदलन या कोशिका खांच विधि। तो कोशिका विदलन और जो कोशिका खांच विधि होती है बेटा, इसमें भी वही समसूत्री विभाजन के द्वारा जो अपने पास में दो पुत्री केंद्रक बने थे कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस में, केंद्रक विभाजन की प्रोसेस में जो दो पुत्री केंद्रक बने थे, उन्हीं दो पुत्री केंद्रकों में सेल प्लेट का निर्माण न होगा, उसमें एक जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बीच में से सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है, यानी उसमें एक खांच निर्मित हो जाती है, जिसके कारण से वो खांच धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो क्या करती है, जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य को दो भागों में विभाजित कर देती है। देखिएगा कि अपने पास में जो इंटरफेज व्यवस्था थी, उस इंटरफेज व्यवस्था में कोशिका विभाजन प्रावस्था कैरियोकाइनेसिस के दौरान जो अपने पास में दो पुत्री केंद्रक बने थे बेटा, ये दो पुत्री केंद्रक कहां पर उपस्थित थे अपने पास में, दोनों ध्रुवों पर, और उसमें भरा जाने वाला था, इसमें पाया जाता है कोशिका द्रव्य, जिसमें सेल ऑर्गन्स वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला पार्ट होता है, ये तो होती है अपने पास में कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और ये जो पार्ट होता है बेटा अपने पास में, इस पार्ट को बोलते हैं अपन दो पुत्री केंद्रक, और इसके अंदर भरा जाने वाला है कोशिका द्रव्य, ये इसके अंदर भरा हुआ होता है। तो जब बेटा अपने पास में जो जंतु कोशिका होती है, इस जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो वो सेल प्लेट मेथड के द्वारा न होकर, यानी कि इसका ट्रेकोब्लास्ट का निर्माण नहीं होता है, अपितु यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है बेटा, बीच में से सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है, यानी कि इसमें एक खांच निर्मित होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से ये कोशिका है अपने पास में, इसमें ये दो केंद्रक पाए जा रहे हैं दोनों ध्रुवों पर, और मध्य में क्या भरा हुआ है बेटा, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, बीच में से सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है, और इसमें इस प्रकार से धीरे धीरे खांच ये बढ़ती जाती है, यानी खांच निर्मित होती जाती है, और ये खांच धीरे धीरे ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका को दो भागों में डिवाइड कर देती है, दो केंद्रक, और ये खांच धीरे धीरे खांच की साइड में बढ़ती होती है, और ये खांच क्या करती है बेटा, ये खांच इस कोशिका को दो भागों में, इस कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य को दो भागों में विभाजित कर देती है, यानी कि इसको किस नाम से जानते हैं, खांच के नाम से जानते हैं। खांच यानी कि विदलन या खांच बनती है। तो ये खांच धीरे धीरे बेटा परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ती जाती है, यानी कि परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते ये मिल जाती है, और मिलने के कारण से जो कोशिका का कोशिका द्रव्य जो होता है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण से होता क्या है कि ये जो कोशिका होती है ये कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, यानी इससे भी क्या होता है बेटा, इससे भी दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, इससे भी दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, दो पुत्री कोशिका। जब ये दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है तो इनमें भी क्या होता है बेटा कि जो मातृ कोशिका होती है, उस मातृ कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो पुत्री कोशिकाओं में समान रहती है, इसी को अपन कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं।
तो कोशिका विभाजन की अपन ने सारी अवस्थाएं यानी कि समसूत्री विभाजन जो था बेटा, कोशिका विभाजन का प्रकार, उस कोशिका विभाजन के समसूत्री विभाजन के सारे प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं कि जो कोशिका विभाजन होता है वो कोशिका समसूत्री विभाजन होगा। वो समसूत्री विभाजन दो प्रकार से, दो अवस्थाओं में होता है, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। अंतरावस्था में जीवन फेज, एस फेज, जीडू फेज अपन ने पढ़ लिए बेटा। इसके बाद अपने बात करी थी कि जो अपने पास में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, ठीक है, और जो विभाजन प्रावस्था होती है, उस विभाजन प्रावस्था में अपन ने कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बारे में बात कर ली। कैरियोकाइनेसिस के प्रकार पढ़ लिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और अपन ने कोशिका जो द्रव्य विभाजन था, कोशिका द्रव्य विभाजन की दोनों विधियां कंप्लीट कर ली है, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में दोनों। तो जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है, और जो अपने पास में जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका ध्रुवण या खांच विधि के द्वारा अपने पास में कोशिका जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है। इसके बाद अपने पास में थर्ड नंबर में प्रकार आता है बेटा, वो आता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अपन देखते हैं। थर्ड नंबर टाइप अपने पास में अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि अपन बात करें बेटा अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। इस मियोसिस के बारे में अपने बता दिया था बेटा कि जो अर्धसूत्री विभाजन था, इस अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज की गई थी, वो खोज की गई थी बेटा फॉर्मर तथा मूरे के द्वारा। फोरमन तथा मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी, और इस अर्धसूत्री विभाजन में उन्होंने यह बताया था कि जो अपने पास में कोशिका होती है, इस कोशिका में जनक कोशिका में, ये है अपने पास में जनक कोशिका, और ये जनक कोशिका करती क्या है बेटा, ये जनक कोशिका माना कि द्विगुणित अवस्था में है, डिप्लॉइड अवस्था में है। इस कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है बेटा, इट हैव टू टाइप्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, तो दो प्रकार का क्या होता है बेटा अपने पास में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जब फर्स्ट होता है तो इसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है अपने पास में, और ये जो दोनों कोशिकाएं रहती है, इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो रहती है वो मातृ कोशिका से आधी रह जाती है, यानी कि एंड एप्लॉइड अवस्था में ये पाई जाती है। और इसमें जब क्या होता है, इन दोनों ही कोशिकाओं में क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, यानी कि मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड या मियोसिस सेकंड इसमें पाया जाता है, जिसके कारण से ये जो कोशिका होती है, ये कोशिका दो भागों में बट जाती है, और ये कोशिका भी यहाँ पर दो भागों में बट जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, इस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में बनने वाली जो दो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन जो होता है बेटा, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो जनक कोशिका से मातृ कोशिकाओं में आधी रह जाती है, यानी कि एप्लॉइड अवस्था में रह जाती है। और क्या होता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। जबकि अपन ने बात कर ली थी कि समसूत्री विभाजन में सिर्फ दो पुत्री कोशिकाएं बनती है एक कोशिका से, लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या बेटा कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो एक कोशिका होती है, उस एक कोशिका से चार नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो रहती है वो अपनी जनक कोशिका से आधी रह जाती है, और जिसमें चार नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। इसके बारे में बेटा इसके जो प्रकार होते हैं वो प्रकार अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड, इसमें पाए जाने वाली जो अवस्थाएं होती है इसके बारे में अपन कल बात करेंगे पार्ट 4 में।